हेलो जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 दिसंबर के सारे सीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको थ्योरी वे में डिस्कस करेंगे। सामने में पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि महिलाएं जो होती है, महिला में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो महिला में जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। अब बात आ रही है कि क्या टेस्टोस्टेरोन निकलता है? हाँ, ये पुरुष में भी निकलता है, महिलाओं में बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। देखना कभी कभी महिलाओं के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, और कौन कौन सा हार्मोन है, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन तनाव के दौरान, थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए, और ये ऑक्सीडेशन होता है, जब संबंध बनाते हैं तब ऑक्सीडेशन हार्मोन निकलता है। और जो इंसुलिन होता है ये रक्त शर्करा, यानी कि जो रक्त शर्करा को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि इनमें से कौन महिला हार्मोन है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट के बारे में दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन पदार्थ होता है, पौधे में के कोशिकाओं में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जैसा कोई पिगमेंट नहीं होता। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है स्टार्च, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का भंडारण करना। अब ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन ये है, ये पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाते, जैसे कि जड़ या आलू जैसे कंदों में पाया जाता है। अब आता है, ये बहुत प्रकार के होते हैं। इस पर एक होता है एम्यूलोप्लास्ट, क्या? एम्यूलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का भंडारण करता है, और एक होता है प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीन का भंडारण करता है। ठीक ना, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलता है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलता है? तो जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो एक फिगर वाला क्वेश्चन है। फिगर वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पी के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो फोकस और पी के बीच रखेंगे तो इमेज बनता है दाया साइड में, और ये बड़ा बनता है। तो दाया साइड में बनेगा तो ये हमेशा क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी, सीधा और बहुत ही बड़ा होगा। मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइट ऑफ इमेज है बहुत ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब थ्योरी वे में है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम थ्योरी वे में बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु को अगर अनंत पर रखा गया, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अगर वस्तु अगर अनंत में होगा तो जो इमेज बनेगा वो फोकस में बनेगा और बाया साइड बनेगा, और बाया साइड में बनता है तो ये क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है। क्या होता है? रियल। लेकिन इस केस में जो इमेज बनेगा ये बहुत ही क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इमेज क्या बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम का डायग्राम दिया गया, जैसे कि पहला वाला जैसे कि नजर आ रहा है। अगर जो डायग्राम अगर ये वाला अगर ये सीधा होगा टाइम का, इसका मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पर ये क्या? रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में। यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस और टाइम एक साथ हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये रेखिक है। इसका मतलब ये समानुपाती है, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नीचे में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पर स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जहां पर स्मॉल जी यहाँ पूछा गया, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है, ये एम क्या है? ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं, ये होता है अर्थ का मास। क्या होता है? अर्थ का मास। तो यहाँ पर डिपेंड करना है कि जो स्मॉल जो जी होता है ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर सारे अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.8, और जी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट में देखेंगे तो स्मॉल जी का फॉर्मूला पूछा है, तो नेक्स्ट में पूछ सकता है फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1m2 r स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स होता है वो रेडियस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। इसका मतलब अगर रेडियस को मान लेते दो गुना कर देंगे तो फोर्स क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, ये 1/2 उल्टा कर देना और स्क्वायर कर देना है, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर रेडियस को मान लेते 3 गुना कर देंगे तो फोर्स क्या करेंगे? कुछ नहीं, 1/3 करेंगे और स्क्वायर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अभी हम बताए थे जो स्मॉल जी होता है, जो स्मॉल जी होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है ना, कोई भी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, और केंद्र से दूरी और पृथ्वी के घूर्णन पर, यानी कि जो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला था अभी पढ़े थे, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब हम अचानक किसी चीज को छूते हैं तो अचानक प्रतिक्रिया देता है ना, मतलब बिना सोचे, है ना, तुरंत, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक ना। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक हम लोग का हाथ क्या होता है, पीछे चला जाता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को पहले संदेश किसको मिलता है, रीढ़ की हड्डी को या मस्तिष्क को? नहीं, सबसे पहले ये क्या होता है, रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी को संदेश पहुंचता है, उसके बाद मस्तिष्क में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया था एक ऊर्जा का 10% नियम। ये ऊर्जा का 10% नियम क्या बोला जाता है कि जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाएगा, उसका जो एनर्जी होगा 10% घटते जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास पौधे के पास कितना जूल है, 1000 जूल है, तो उसका जो प्राथमिक उपभोक्ता है तो इसका ओनली 10% मिलेगा। 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 मतलब 100 जूल। फिर द्वितीय उपभोक्ता होगा, उसको भी 1/10 मतलब उसको मिलेगा 10। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, हर एक चरण में उसका 10% क्या होगा, घटते जाएगा। इसी को कहा जाता है ऊर्जा का 10% नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था माइटोसिस के बारे में, ठीक है। तो माइटोसिस क्या है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें कोई एक जनक कोशिका से दो समान प्रकार का आनुवांशिक समान संतति बनती है, ठीक है। तो माइटोसिस को कहा जाता है हिंदी में समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में याद रखना, एक कोशिका किसमें बटेगा, दो समान कोशिका में विभाजित होगा, ठीक है। इसमें कुछ चरण है ना। ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो 2 चरण में होता है। एक चरण को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक का विभाजन, और दूसरा चरण होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया, अभी हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। ये जो 2 चरण होता है इसका लाइन बाय लाइन तरीका क्या होता है, इसको बोला जाता है, इसके जो मुख्य चरण है, पहला होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, साइटोकाइनेसिस। तो ये लाइन बाय लाइन इस ऑर्डर को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वेश्चन आया था कि उन्होंने किस पन्नी का यूज किया था और अल्फा रे या बीटा रे का यूज किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक धनावशित क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर घूमते, और जिस जगह पर घूमते हैं उसको कक्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कि परमाणु का खालीपन। यहाँ पर बताया गया था जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली था, अधिकांश भाग है खाली भाग था। क्वेश्चन पूछा था कि रदरफोर्ड ने किस किरण का यूज किया था, तो किस किरण का यूज किया था, अल्फा कण का यूज किया गया था। हाँ, नेक्स्ट में पूछा गया था इनमें से कौन सा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पर आधारित है। तो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था पहले परमाणु का परिभाषा कि जितना भी पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। सेकंड में अगर बोला था कि अगर 2 परमाणु समान है, 2 परमाणु समान है तो उसका आकार, द्रव्यमान, सभी गुण समान होगा। तीसरा में बोला था अगर 2 परमाणु अलग अलग है, मान लेते ये आयरन है और ये सोडियम है, तो दोनों का आकार, दोनों का रासायनिक गुण, भौतिक गुण सभी क्या होगा, अलग होगा। चौथा पॉइंट बताया था परमाणु की अविभाज्यता, यानी कि परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला इसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे, चारों पॉइंट याद रखना है। तो हम लोग अभी बताए थे डाल्टन की सीमाएं क्या थी। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं, बाद में इसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। इन्होंने समस्थानिक और आइसोबार का मतलब हो गया समभारिक के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो कार्बन में पहले से याद होगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांटा गया। क्रिस्टलीय रूप में क्या क्या आता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसका शेप, साइज क्या होता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है। आज जिसका फिक्स नहीं रहेगा उसको अक्रिस्टलीय बोलेंगे। तो अक्रिस्टलीय में हो जाता है चारकोल, काजल और खनिज कोयला। कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो कार्बन के जो अप्रूप अभी बात की, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन याद रखना, इसको बोला जाता है कार्बन 60। इसमें कितना कार्बन पाया जाता है, कार्बन 60, ठीक है।
और इसका जो कलर होता है भूरा या कोयला, ये सभी को पता है। कार्बन में याद है ना, कार्बन के जो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। कार्बन का गलनांक और क्वथनांक के बारे में यहाँ ये याद रखना, कार्बन का जो घनत्व होता है वो होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कार्बन, तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है चतुसंयोजी। इसमें श्रृंखलन गुण यानी कि कैटानेशन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैटानेशन का मतलब कार्बन कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन जुड़े थे, कार्बन किसके साथ ज्यादा जुड़ते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इस सब के साथ ज्यादा देखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। तो जब आपका नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होगा तो उसको कहा जाता है सहसंयोजक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच गैस मतलब कौन सा गैस बनेगा जब मेटल का रिएक्ट कोई ऑर्गेनिक एसिड से होगा। तो चाहे कोई भी हो, ऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है, जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो हमेशा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी मेटल, जैसे कि हम लोग जिंक ले लिए और यहाँ पर HCl ले लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl, और H क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ बन गया ZnCl2 और H2O। यानी कि जब भी मेटल रहेगा और एसिड रहेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलता है। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर कार्बोनेट रहेगा, मतलब जहां पर आपको लिखा रहेगा CO3, क्या लिखा रहेगा, CO3 यानी कि कार्बोनेट, और उस केस में अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया जाएगा, क्या एसिड के साथ रिएक्ट किया जाएगा, तो 3 चीज बनता है। एक बनता है लवण, एक मिलेगा वाटर और एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या समझे कि मेटल जो रहता है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब हम लोग लाइट गुजारते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो थोड़ा सा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझते हैं। प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है जब 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ये सभी को पता है, वो क्या होता है, वाइब्योर होता है, ठीक ना, जिसमें ऊपर में रहता है रेड और नीचे में होता है वायलेट रंग होता है, ठीक है। सबका जो झुकाव अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों झुकाव अलग अलग होता है, क्योंकि सबका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका झुकाव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होता है, रेड का, इसका झुकाव क्या होगा, कम होगा। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका झुकाव क्या होगा, अधिक होगा। तो ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर फिगर में दिखाई गया है, जब प्रकाश प्रिज्म में से जा रहा है तो 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है, जहां रेड ऊपर में रहता है, वायलेट नीचे में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा पूछा गया था, पोटेंशियल एनर्जी किन कारक पर निर्भर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी कि मास पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh, जहां पर m हो गया द्रव्यमान, g का वैल्यू लिया जाता है 9.8, या नॉमेरिकल सॉल्व करने के लिए 10 भी ले सकते हैं, और h का मान, h हो गया h ऊंचाई। अब आता है कोई वस्तु जब गिरती है तो उसका स्थिति ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, गति ऊर्जा में चेंज हो जाता है। कि ऊपर से जब हम लोग किसी वस्तु को गिराएंगे तो स्थिति ऊर्जा जो होती है वो घटेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि 3 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को आपके साथ डिस्कस किए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।